नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया युद्ध घोष का। युद्ध घोष में आज हम बात करेंगे निकाय चुनाव पर। यूपी निकाय चुनाव में आज थम जाएगा चुनाव प्रचार। निकाय चुनाव में किसकी चल रही है हवा, ये बड़ा सवाल है। वहीं सीएम योगी ने आज आखिरी दिन जीत की हुंकार भरी और योगी सरकार पर जमकर अखिलेश यादव भी बरसते हुए नजर आए। यहां तक कि एक बार फिर से निकाय चुनाव के दौरान उन्होंने इस मामले को तूल दे दिया एम्बुलेंस को लेकर के। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन मायावती ने भी लोगों को आगाह किया। बता दें कि उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार का आज अंतिम दिन है और आज शाम 6 बजे से प्रचार की गाड़ियों पर ब्रेक लग जाएगा। 38 जिलों में होने जा रहे नगर निकाय चुनाव में दूसरे चरण का प्रचार आज शाम थम जाएगा। इसके लिए जहां राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियों को तेज कर लिया, तो वहीं चुनाव के प्रेक्षकों ने भी जिलों में जाकर कमान संभाल लिया। वो चुनाव की सभी तैयारियों पर निगाह रखेंगे। दूसरे चरण का चुनाव 11 मई को होगा। ये चुनाव 7 नगर निगमों 590 नगर निगम वार्डों पर कराया जा रहा है। साथ ही 95 अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, 2551 सदस्य नगर पालिका परिषद वार्ड, 268 अध्यक्ष नगर पंचायत एवं 3495 सदस्य नगर पंचायत पद पर चुनाव होगा। कुल 370 निकायों एवं 6636 वार्डों में 7006 पदों पर यह निर्वाचन कराया जा रहा है। हालांकि मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। ऐसे में भाजपा पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर दौरे पर पहुंचे थे। दक्षिण कानपुर क्षेत्र में किदवई नगर के कॉमर्शियल मैदान में आयोजित जनसभा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। यहां उन्होंने मंच से 5 निकाय क्षेत्रों को साधने का काम किया। सीएम ने लोगों से ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए भी आह्वान करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सपा बसपा सरकार ने प्रदेश को कई दशक पीछे ढकेला था। भाजपा ने विकास की गति को तेज किया है। कानपुर में पहले कट्टे बनते थे, उपद्रव और दंगे होते थे, अब उत्सव मनते हैं। युवाओं के हाथों में पहले तमंचे होते थे, अब टैबलेट्स है। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया एवं सूबे के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी पूरी तरीके से आज बोलते हुए नजर आए और उन्होंने जमकर योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला बोला। उन्होंने एम्बुलेंस को लेकर के भी सीएम योगी से सवाल पूछे। ध्यान देने वाली बात यह है कि अलीगढ़ में सपा मेयर प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो के दौरान जनता का अपार समर्थन मिला। ये बातें भी अखिलेश यादव कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हमें भरोसा है कि अलीगढ़ का मेयर सपा का होगा। इस दौरान उन्होंने सूबे की योगी सरकार पर हमला बोला। सपा प्रमुख ने कहा कि कहने को अलीगढ़ स्मार्ट सिटी है, पर शहर में साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। नाले नालियों में कूड़ा भरा हुआ है। बीजेपी के शासन में ऐसा कौन सा शहर है जहां की सड़क पर ट्रैफिक व्यवस्था सांड ना देख रहे हो। देश में एनसीआरबी का आंकड़ा देख लो, कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन है। इस दौरान बीजेपी के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ समेत तमाम दिग्गज नेता प्रचार में लगे हुए हैं। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को परिवार का पूरा साथ मिल रहा है। इस बीच बीएसपी प्रमुख मायावती की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ गई। बीएसपी चीफ ने कहा, बढ़ती महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी व विचलित करती अन्य जन समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए चुनाव में लोगों की भरपूर भागीदारी बहुत जरूरी है। अतः 11 मई को दूसरे चरण के यूपी निकाय चुनाव में लोगों से ज्यादा जोश एवं लगन के साथ वोट करने की अपील की। मायावती ने कहा, जन विरोधी पार्टियां व सरकारों को सही सबक सिखाने का जनता के पास वोट का सर्वोत्तम लोकतांत्रिक अधिकार है, जिसका इस्तेमाल देश के लोग चुनाव में अक्सर करते हैं। यूपी निकाय चुनाव में भी वोट का सही इस्तेमाल करके बीएसपी को जिताएं तथा सरकार को अनुशासित व जिम्मेदार होने के लिए बाध्य करें। और ध्यान देने वाली बात यह है कि आज अलीगढ़ में बसपा के इमरान मसूद ने जमकर हमला बोला। फिलहाल हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, आपको मिलवाते हैं हमारे पैनलिस्ट से। बीजेपी नेता विवेक श्रीवास्तव, कांग्रेस प्रवक्ता अनिल शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक अनिल त्रिपाठी। पहले तो आप सभी का इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत है।
विवेक श्रीवास्तव जी, आज निकाय चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार प्रसार थम जाएगा और पूरी तरीके से ये हो रहा है कि इस बार का चुनाव 2024 का सेमीफाइनल है। क्या मान रहे हैं आप? कैसी है तैयारी? क्या आने वाले हैं नतीजे? क्या उम्मीद जता रहे हैं? स्नेहा जी, ये कहना तो थोड़ा सा बड़बोलापन होगा जी कि नगरीय निकाय चुनाव 2024 के सेमीफाइनल है। हाँ, इन चुनावों से ये तो पता चल जाएगा कि किस पार्टी की कितनी तैयारी है, और जहाँ तक तैयारी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 रहेगी। नगरीय निकाय ये हमारी पीछे है जी। सबसे ज़्यादा नगरीय निकायों में कब्जा भारतीय जनता पार्टी का रहा है, और हमें पूरी उम्मीद है कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद इस बार भी हमें प्राप्त होगा। भारतीय जनता पार्टी का परचम सभी नगरीय निकायों में लहराएगा। बहुत से नगरीय निकाय नए बनाए गए हैं जो अभी तक ग्रामीण इलाके में थे, और इसके माध्यम से उन लोगों को भी विकास की धारा में जोड़ने का प्रयास सरकार द्वारा किया गया है जी। और उसमें एक बहुत सराहनीय पहल इस बात की रही स्नेहा जी, उन वार्डों का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर रखा गया है। उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जिनको कि आज़ादी के बाद के कांग्रेस शासन में भुला दिया गया जी। जिनके नाम पे कहीं कांग्रेस शासन ने एक ईंटा नहीं रखा, उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूरे पूरे वार्ड बनाए हैं, और उनको इस तरह से उनकी भूली बिसरी स्मृतियों को, यादों को ताज़ा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है, जो एक सराहनीय पहल है जी। अनिल शर्मा जी, अनिल शर्मा जी, हेलो जी आवाज आ रही है मेरी? जी। निकाय चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए आज प्रचार प्रसार थम जाएगा और पूरी तरीके से यह कहा जा रहा है कि इस चुनाव में कांग्रेस अगर एक अच्छा प्रदर्शन करेगी तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस अपना खोआ हुआ जनाधार हासिल कर लेगी। इनकी आवाज ठीक कराइए स्नेहा जी, चुनाव प्रचार थम रहा है। इनकी आवाज ठीक कराइए। 11 तारीख को चुनाव होना है, मतदान होगा जनता जनार्दन के पास। हम लोग गए जनता के पास, कांग्रेस जन गए हैं, और जनता के बीच में हम लोगों ने जो काम किए और बीजेपी ने जो दोहरा चरित्र अपनाया उसको भी हम लोगों ने समझाने का काम किया है। जनता समझ चुकी है। निरंतर निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को सम्मान देकर जनता ने ये समझ लिया कि अब भला होने वाला नहीं है, क्योंकि जगह जगह गंदगियों के अंबार, जगह जगह नाली खरंजों की समस्याएं, स्ट्रीट लाइटों की समस्याएं आम हो चुकी हैं। कहना आसान है कि हमने चमन कर दिया, लेकिन कहीं चमन नहीं है। आप निकल जाइए उन गलियों में, बस्तियों में, मोहल्लों में, आपको वो समस्याओं का अंबार देखने को मिल जाएगा। आज विकास के नाम पर जिस तरह से कभी डबल इंजन की सरकार, कभी ट्रिपल इंजन की सरकार, आखिर कितने इंजन लगते चले जाएंगे। और अभी हमारे में साथी प्रवक्ता भाई कह रहे थे श्रीवास्तव साहब कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को कांग्रेसियों ने भुला दिया। अरे भाई, कांग्रेसियों ने तो हम किसी स्वतंत्रता सेनानी को नहीं भुलाया। स्वतंत्रता सेनानी कांग्रेस के हैं, कांग्रेस ने हमेशा सम्मान दिया, और अगर उनको आरोपित करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। उत्तर प्रदेश में पहले एक चरण का चुनाव हो चुका। शहरी क्षेत्र में वोट परसेंटेज रहा 37%, 33%, 40%। देहात में 48, 50, 52%। अपने आप अपनी पीठ थपथपाना इनकी आदत हो चुकी है। जनता जाग चुकी है, कहने की आवश्यकता नहीं है। 13 तारीख को जो रिजल्ट आने वाला है वो बता देगा कि 2024 में किसकी सरकार बनेगी। जी।
विवेक जी। हम चाहते हैं जनता स्वच्छ स्नेहा जी, व्यक्तियों को चुने। विनम्रता पूर्वक मैं आपके माध्यम से अपने कांग्रेस के मित्र से जानना चाहूँगा कि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय जी ने लाठियाँ खाई थी और उनके उस लाठीचार्ज के कुछ दिन बाद उसी पीड़ा के तहत उनकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय के नाम पे कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में कहीं कोई एक ईंटा रखा है क्या? अगर रखा हो तो उसका जगह बता दे, मैं इनको सलाम करूंगा। एक बात बताइए भगत सिंह जी ने फांसी ली, उनके नाम पे कहीं उत्तर प्रदेश में एक ईंटा रखा? चंद्रशेखर आजाद जी अल्फ्रेड पार्क, तत्कालीन वर्तमान में चंद्रशेखर आजाद पार्क में शहीद हुए, उनके नाम पे कहाँ कोई ईंटा रखा? सिवाय गांधी नेहरू परिवार के महिमा मंडन के, इन्होंने पूरे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की स्मृति में किसी देश में के किसी कोने में कोई एक ईंटा रखा हो तो उसका पता बता दे। हम सब जाकर के वहां इनके कृतित्व को सलाम करेंगे। आपने कितने काम किए बताइए जी, क्या लाला लाजपत राय जी की जयंती आपने कभी मनाई? आप बता दें। हम क्या आपकी पुण्यतिथि कभी आप ये बता दें, आप ये सिर्फ इतना बता दें, आपने कितने कार्यक्रम आयोजित किए अभी तक स्वतंत्रता सेनानियों? आप सिर्फ इतना ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, अनिल शर्मा जी, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम डिबेट को सेनानियों, डिरेल ना किया जाए। डिबेट नगर निकाय चुनाव पे उसी पे चर्चा करते हैं। अनिल त्रिपाठी जी, क्या कह रहा है आपका विश्लेषण? क्या वाकई इस बार सभी दल नगर निकाय चुनाव में जनता के असल मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं क्या? देखिए, स्थानीय निकाय के जो चुनाव हैं जी, वो जनता के मुद्दों पर लड़े जा रहे हैं या नहीं लड़े जा रहे हैं वो सेकेंडरी है। पहला तो यह है कि स्थानीय निकाय के चुनाव से लोकसभा के चुनाव की अभी से किसी तरीके का आकलन करना बेईमानी है। विधानसभा के चुनाव का लोकसभा के चुनाव से आकलन करना बेईमानी है। जी, मैंने देखा है कि पिछली बार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी चुनाव में हार गई, लेकिन उसी के बाद लोकसभा का चुनाव हुआ और लोकसभा में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में 90 नहीं, कहीं 100% और मध्य प्रदेश में एक सीट छोड़ करके पूरी की पूरी सीट भारतीय जनता पार्टी जीत गई। तो इससे तो स्पष्ट है कि स्थानीय निकाय के चुनाव का प्रभाव लोकसभा के चुनाव पर नहीं पड़ने वाला है। जी, रही बात अब उत्तर प्रदेश में कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और किस तरीके से विरोधी दल लड़ रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। स्थानीय मुद्दे अगर ये उभारते विरोधी दल के लोग तो शायद इनको फायदा होता, लेकिन ये स्थानीय मुद्दे न उभार करके ये उत्तर प्रदेश सरकार पर आरोप लगाने लगे, भारत सरकार पर आरोप लगाने लगे। अब स्थानीय निकाय के चुनाव में जहां बीजेपी लंबे अरसे से पदासीन है और उसकी तमाम खामियां हैं, उन खामियों को अगर लेकर के चलते तो इनको कुछ सफलता मिलती। अब ये खेलने लगे उसके शीर्ष नेतृत्व से, इससे मुझे नहीं लगता कि इनको कोई सफलता मिलेगी। जबकि स्थानीय स्तर पर बहुत सी समस्याएं थी जिनको स्थानीय निकाय में इनकी काबिज सरकारों ने पूरा नहीं किया, लोगों में असंतोष भी था। उस असंतोष को विरोधी दल के लोग भुनाने में असफल रहे, ऐसा मेरा मानना है। अब रही बात की कांग्रेस की, तो कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में जनाधार है या नहीं, पहले तो यही तय हो जाए। संगठन उनका अभी सुदृढ़ हुआ है या नहीं, तो अभी यह सवाल खड़ा होता है कि संगठन भी उनका सुदृढ़ नहीं है। इनके जो पुराने कांग्रेसी थे उन कांग्रेसियों को इन्होंने या तो निष्कासित कर दिया या तो उनकी पूछ बंद कर दी। नंबर 2, अब कांग्रेस का दफ्तर जो है वो कारपोरेट दफ्तर में परिवर्तित कर रहे हैं, जबकि है क्या कि कांग्रेस की नींव ही गांधीवादी और नेहरू विचारधारा और श्रीमती इंदिरा गांधी की विचारधारा पर आधारित कार्यक्रमों के आधार पर चलने वाली पार्टी थी। अब वहां कारपोरेट हो गया, वो कारपोरेट इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का कारपोरेट दर्शन समझ करके प्रारंभ कर दिया। अरे भाई, आप सोशल साइड पर केवल अगर इनका प्रतिवाद करेंगे तो उससे आपका जमीन में आधार तैयार नहीं हो सकता। बिल्कुल। अब समाजवादी पार्टी कहने को तो समाजवादी पार्टी है, समाजवादी विचारधारा के लोग हम भी हैं,
लेकिन समाजवादियों का जाति पर विशेष पर जाति विशेष को लिस्ट कर लिए हैं कि यही समाजवादी है, जबकि दुर्भाग्य है समाजवाद का जब 1934 में पहला कांग्रेस समाजवादी कांग्रेस का की स्थापना हुई 1934 में, तो उसके जो स्थापना वाले लोग थे उसमें कौन थे? उसमें थे आपके आचार्य नरेंद्र देव, उसमें थे लोकनायक जयप्रकाश नारायण। अब वो कहां से कहां पहुंच गया? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उस समय आचार्य नरेंद्र देव और लोकनायक जयप्रकाश नारायण से पीछे की कतार में थे। उनका भी योगदान है समाजवाद में, लेकिन वो भी अंत में नेहरू के गांधीवादी और नेहरू के वैज्ञानिकवाद समाजवाद के पीछे खड़े हो जाते थे। सवाल यहाँ ये है कि आपका मार्ग ही नहीं तय है कि आप किस मार्ग में ले जाकर के अपनी पार्टी को खड़ी करना चाहते हैं। आपने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी सोशल साइड पर है, तो आपने भी सोशल विंग बना लिया। आपको लगा कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करके हिंदुत्व का मतलब झंडा ऊपर करके अपना चुनाव लड़ती है, तो आपने भी एक दूसरा झंडा तैयार कर लिया। आप अपनी विचारधारा से भटक गए हैं, इसलिए आपके वास्तविक लोग आपसे दूर चले जा रहे हैं। मेरा मानना है ऐसे में आप प्रतिवाद नहीं कर सकते हैं और इनको पछाड़ नहीं सकते हैं। कर्नाटक में स्थानीय मुद्दों को लेकर के कांग्रेस लड़ रही है। अगर स्थानीय मुद्दे कांग्रेस के वहां सफल होते हैं, जैसे हिमाचल में उसके सफल हुए, इसे स्थानीय मुद्दों पर ही कांग्रेस को आगे बढ़ना चाहिए। और जो क्षेत्रीय दल हैं, अगर उन्हें भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ना है, किसी भी जगह पर पछाड़ना है, तो स्थानीय मुद्दों पर ही आना होगा और शीर्ष नेतृत्व पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से बचना होगा। स्थानीय निकाय के चुनाव में ऐसा प्रतीत नहीं होता है, जैसे लगता है कि स्थानीय मुद्दे विलुप्त से हो गए हैं और सब शीर्ष नेतृत्व पर ही अपना जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, जिसका जनता से कोई लेना देना नहीं। वही वजह है कि आज स्थानीय निकाय के चुनाव में जो मतदान का प्रतिशत है वो इतना गिर गया है, जो चिंता का विषय है, सभी लोगों के लिए चिंता का विषय है। जी विवेक श्रीवास्तव जी, आज प्रचार प्रसार थम रहा है और दूसरी तरफ लगातार अगर पिछली बार के मतदान के दिन को याद करें तो वोट प्रतिशत में काफी ज्यादा गिरावट आई थी। सरकार आपकी है, क्या इस बार सरकार कोई योजना ला रही है या लोगों को ज्यादा अवेयर करने की कोशिश कर रही है ताकि इस बार मतदान का प्रतिशत बढ़ सके 11 तारीख को? देखिए स्नेहा जी, जिस विषय की ओर भी अनिल जी ने ध्यान खींचा है जी, सरकार के स्तर से भी जिलाधिकारी के स्तर से भी बार बार जनता से अपील की गई थी मतदान के लिए। उसके बावजूद भी जो मतदान का प्रतिशत रहा वो बड़ा निराशाजनक रहा। बिल्कुल। और प्रयास इस बार भी जिलाधिकारियों के माध्यम से और सरकार के माध्यम से किया जा रहा है, जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिससे मतदाता जागरूक हो और अपने नगरीय निकाय की सरकार चुनने में आगे बढ़ के मतदान करें जी। परंतु नगरीय निकाय चुनाव में कहीं कहीं ये भी देखा जाता है कि मतदाता जहां से रहता है वहां से शिफ्ट करके अपने किसी दूसरे स्थान पर वोट डालने चला जाता है। कहीं इसमें आगे चल के आवश्यकता मतदाता सूची को आधार कार्ड से जोड़ने की भी पड़ सकती है, क्योंकि जिस तरह से अपेक्षा से विपरीत प्रतिशत में मतदान हुआ है ये चिंताजनक है। या तो उस स्थिति में मतदाता नहीं है या उस संख्या में कहीं कोई दिक्कतें हैं जो इतने विलो स्तर पर मतदान का प्रतिशत जा रहा है। आगे इस पर सरकार भी चिंता करेगी, निर्वाचन आयोग भी आगे चिंता करेगा। अभी आपके चैनल के माध्यम से मेरी आपके दर्शकों से सभी लोगों से यही अपील है कि निकलें, मतदान करें, अपने लिए नगरीय सरकार चुनने में सहभागी बने जी। और अच्छे लोगों को चुन करके तीसरे इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनवाएं। विषय ये है जिस तरह से कांग्रेस के लोग परेशान हैं, अभी अनिल त्रिपाठी जी ने बहुत विस्तार से इनके उसमें प्रकाश डाला, बहुत हद तक सत्य भी है। ये उधार की चिराग से रोशनी की कोशिश कर रहे हैं। पूरा जो इनका प्रेसिडेंट
से लेकर के ऊपर के लोग हैं वो अन्य दलों से आए हुए हैं। उनका कांग्रेस के मूल कैडर से कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। जिस चीज कॉलिन जी कहना चाह रहे थे, अगर उसको ठेठ भाषा में कहा जाए तो उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस की स्थिति धोबी के कुत्ते वाली हो गई, न घर के न घाट की। ये कांग्रेसी भी नहीं है, विदेशी भी नहीं है, विरोधी भी नहीं है। ये किस लाइन पे जाना चाहते हैं वो खुद ही नहीं पता है। और विधानसभा में 2 की संख्या में आ चुके हैं, विधान परिषद में 0 हो चुके हैं, नागालैंड की विधानसभा में 0 हो चुके हैं। ये अपने पतन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और सही कहा अनिल जी ने, जिस तरह से ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को गाली देने में व्यस्त रहते हैं, अगर स्थानीय मुद्दों पे उतर करके ये संघर्ष की भूमिका में आए तो जनता का कुछ ना कुछ तो ध्यान इनकी ओर जाएगा। नहीं सत्ता में तो विपक्ष में तो कुछ स्थिति में रहेंगे, लेकिन ये सही बात है कि ये केवल राष्ट्रीय नेतृत्व को हमारे कोसले सिवाय जमीन पे कहीं नहीं रहते। कांग्रेस अपने काम पर लगी हुई है और आप अपनी चिंता कीजिए अब आपका क्या होने वाला है। जी जी अनिल शर्मा जी, लगातार कांग्रेस के संगठन और जनाधार को लेकर अनिल त्रिपाठी जी ने भी एक विस्तार में जानकारी दी और पूरी तरीके से अपना विश्लेषण दिया। दूसरी तरफ विवेक श्रीवास्तव जी ने भी उस पर सवाल खड़े किए। रखिए अपना पक्ष। देखिए विजया जी, जहां तक मैं समझता हूँ त्रिपाठी जी ने जो भी बातें कही जी, उसमें पूर्ण रूप से सच्चाई नहीं है। कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ पत्रकारों ने भी भाजपा का चौदा ओढ़ लिया हो। जी कांग्रेस की जो विचारधारा है, कांग्रेस ने अगर कुछ गलत लोगों को निष्कासित किया तो क्या गलत किया? अगर आप कांग्रेस में कुछ गलत करना चाहेंगे, नेतृत्व का विरोध करेंगे तो आपको निष्कासन के अलावा क्या भारतीय जनता पार्टी में निष्कासन नहीं होता? कि सपा में नहीं होता या बसपा में नहीं होता? कि कौन सा ऐसा दल है जहां नेताओं का निष्कासन नहीं होता? भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार निकाय चुनाव में टिकटों को बेचने का काम किया और उनके विरोध के स्वर लोगों के बीच में उभरने लगे, हाल में ही इतना दुष्प्रचार इनके खिलाफ हुआ कि बाहर के लोगों को टिकट दी गई और खुद के जो बीजेपी के लोग थे विद्रोह स्वरूप में निर्दलीय रूप में एक चीज से उनको 4 लोग तैयार हुए और चुना कर गए। उनको धमकाने का काम बीजेपी के नेताओं ने किया। दूसरी बात बता दो उनकी परसेंटेज करने के ऊपर, वोटर जिस मोहल्ले का हो, इस कॉलोनी का हो या जिस क्षेत्र का भी हो, उसकी जो पोलिंग स्टेशन है इसके कदर चेंजिंग की गई कि उसको कुछ वोट अलग क्षेत्र में है, कुछ वोट अलग क्षेत्र में है। और यही वजह है कि वोटर भटक गया, वोटर परेशान हो गया और वोटर जो है गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाया। 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर तक पोलिंग स्टेशन बना दिए गए, जबकि उनके मोहल्ले से ज्यादा 500 मीटर की दूरी पर पोलिंग स्टेशनों पर वोट डालने की व्यवस्था होती थी। जी पता नहीं कौन सी नीति अपनाई जा रही है। तो बार बार कांग्रेस को लेकर चिंतित हो रहे हैं। कांग्रेस का जनाधार निरंतर बढ़ रहा है और यही हताशा इन लोगों को बीच में देखने को मिली। कांग्रेस इनके प्रति चिंतित नहीं है, कांग्रेस अपना काम कर रही है। कांग्रेस जनता के साथ काम कर रही है। स्थानीय मुद्दों पर कांग्रेस पर चुनाव हो रहा है। स्थानीय मुद्दों पर निकाय चुनाव होते हैं, राष्ट्रीय मुद्दों पर निकाय चुनाव नहीं हुआ करते हैं। मूलभूत समस्याओं पर निकाय चुनाव होते हैं। क्षेत्र का चुनाव होता है और क्षेत्र के चुनाव में वहां क्षेत्र के लोगों को व्यक्तिगत मेल मिलाप होता है। सारे अपने चेहरे होते हैं, चाहे वो किसी भी दल का हो, सांसद का चुनाव हो या सभासद का चुनाव हो। उस चुनाव में वो सारे चेहरे 18,000, 15,000 की पोलिंग होती है, 8,000 की पोलिंग होती है और वही जो है वहीं से प्रत्याशी होते हैं, उन्हीं मोहल्लों के होते हैं जिनसे रोज नमस्कार होती है, रोज उठना बैठना होता है जी। तो ऐसा नहीं है तो वहां स्थानीय निकाय चुनाव में राजनीतिक मुद्दा नहीं बनती है, स्थानीय व्यक्ति का चुनाव होता है। ठीक है, इसलिए मुगालते में ना है कि इससे 2024 की सरकार बन जाएगी या डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, चौथा इंजन, पता नहीं इंजन कहां से लाते हैं। अरे भाई इंजनों से सरकार नहीं चलती है, इंसान से सरकार चलती है, संविधान से चलती है, बुलडोजर से सरकार नहीं चला करती है। ठीक है जी। विवेक जी। स्नेहा जी, मैं अनिल शर्मा जी की इस बात से सहमत हूँ कि कांग्रेस अपने काम में लगी हुई है। इनके यहाँ सब लोग अपने अपने काम में लगे हैं
अशोक गहलोत जी अपने काम में लगे, सचिन पायलट जी अपने काम में लगे हैं, सब अपने अपने काम में लगे हैं। मैं इनकी बात से अच्छा सहमत हूँ। कांग्रेस के लोग अपने अपने काम में लगे हैं। रही बात ट्रिपल इंजन की संविधान की तमाम बातें भी नरेंद्र शर्मा जी ने की। ये संविधान तब भी था जब मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, तब रिमोट से चलता था सरकार। यही संविधान अब भी है। आज जब इंजन दुरुस्त होता है श्रेया जी, तो डिब्बे खुद पटरी पे लाइन से चलते हैं, और जब इंजन बिगड़ जाता है तो डिब्बे खुद डिरेल हो जाते हैं। जिस समय मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे तो रिमोट से चलती थी सरकार। बगल देश का प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री को देहाती औरत बताता था, और हम उस बैंक को सुनने के लिए अवसर थे। आज किसी पड़ोसी देश की हिम्मत नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री तो छोड़ दीजिए, किसी छोटे से भी नेता के बारे में इस तरह की टिप्पणी कर सके। तो ये बदलते भारत की तस्वीर है जो भारतीयों को देख करके अच्छा लगता है। कांग्रेस को भले स्थितियां बुरी लगती हो, ये कांग्रेस का संताप है, लेकिन हम भारतीयों को आज का देश, आज का भारत अच्छा लगता है। हमें अपने इस भारत पे गर्व है। हमें उस भारत में पश्चाताप होता था जिस भारत का नेतृत्व मनमोहन सिंह करते थे, रिमोट से सोनिया जी करती थी। उस स्थिति से हमें कष्ट था। आज की स्थिति से हमें सुखद अनुभूति होती है, और ये हमारे सारे युवाओं को होती है। देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे चल रहा है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बुलडोजर अपराधियों को निस्त्राभूत कर रहा है। अब वो बुलडोजर उनकी छाती को नोटता उनको नजर आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि अपराधियों से कांग्रेस के रिश्ते क्या है। अकेले मुख्तार को उत्तर प्रदेश न आने देने के लिए करोड़ों रुपए पंजाब सरकार ने कांग्रेस की सुप्रीम कोर्ट में फूंक डाले, जनता के टैक्स पेयर के पैसे को। ये कांग्रेस का चरित्र। एक अपराधी को बचाने के लिए, मुख्तार अंसारी जैसे अपराधी को बचाने के लिए कितना रुपया इन लोगों ने पंजाब की जनता का सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को फूंक डाला। ये पंजाब के सदन के प्रश्न में खत्म में विषय आ चुका है। ये इनका चरित्र है। ये हमारा चरित्र है कि हम बुलडोजर चला करके उनकी संपत्तियां कुट करें, निस्त्राभूत करें। ऐसे सिंडिकेटों को मट्टी में मिलाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कर रही है। जनता को वो अच्छा लग रहा है, जनता को सुख की अनुभूति है। लोकतंत्र में सुनियादी जनता जनार्दन होती है। अगर जनता हमारे इस कृत्य में मुहर लगा रही है, जनता को ये चीजें अच्छी लग रही है, तो हम करेंगे। हम यहाँ पे अपने एजेंडे के तहत बैठाए गए हैं। हमें जिस चीज के लिए जनता ने मंडन दिया है, हम वो कर रहे हैं, और हम उस एजेंडे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जिसके छाती में दर्द होता हो इन्हें PFI मुबारक, इन्हें बजरंग दल पे बैन मुबारक। हमारे जहां तक हमारी स्थिति है, इनकी हैसियत है कि बजरंग दल तो छोड़ दीजिए, किसी हिंदूवादी छोटे से संगठन में बैन लगाने की कोशिश कर सके, और ना हम लगने देंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश प्रदेश दोनों आगे बढ़ रहा है। बहुसंख्यक समाज मजबूती से एकजुट होकर के खड़ा है, और कांग्रेस के लिए इसमें कहीं कोई स्थान नहीं है। जनता को बरगलाने का काम आप करते हैं। बजरंग दल का नाम है तो बजरंग बली का। आप टीपू सुल्तान के महिमा मंडन का काम करेंगे, कर्नाटक में मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात करेंगे, और संविधान की दुहाई देते शर्म भी नहीं आएगी आपको। भारत के संविधान में धार्मिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है, किस अनुच्छेद में है, आप बता दें। मेरा ज्ञान हो सकता कम हो, अनिल त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार है, उनसे पूछ लीजिएगा। भारत के संविधान में धार्मिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था है क्या? अगर है तो किस धारा में है, किस अनुच्छेद में है, बता दीजिए। आपके माध्यम से, इंडिया आवाज के माध्यम से पूरा देश जान जाएगा। ठीक है विवेक जी। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, हम अगर तुष्टीकरण की जगह में मट्ठा डाल रहे हैं तो आपकी छाती में दर्द होना लाजमी है, और ये होना भी चाहिए। हम देखना चाहते हैं, वही हिंदुस्तान की जनता आपकी छाती फटते हुए देखना चाहती है। ठीक है विवेक जी, अनिल शर्मा जी, ठीक है। अनिल त्रिपाठी जी, जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है, सभी दलों द्वारा एक के बाद एक बड़े दावे किए जा रहे हैं, क्या कह रहा है आपका विश्लेषण? कभी हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, अब ओबीसी और मुसलमानों का मुद्दा इस बार के निकाय चुनाव में जोरों पर रहा। देखिए, अभी शर्मा जी ने एक बात कही कि कुछ पत्रकार जो है सरकार के पिट्ठू बन गए जी। उनका कहना अपनी जगह सही हो सकता है,
मैं एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आपकी भी बातें कह रहा हूं, इनकी भी बातें कह रहा हूं, जी और समाचार चैनल जितना इनको अवसर दे रहा है उतना आपको भी अवसर दे रहा है। सवाल ये है कि इनको हिंदू मुस्लिम सूट करता है तो आपको इन्हीं की पिच पर खेलना क्यों सूट कर रहा है? आप इनकी पिच पर क्यों खेलना चाहते हैं? आप अपनी पिच अलग से क्यों नहीं तैयार करते हैं? दिक्कत क्या है कि आज भी भारत के अंदर किसी भी व्यक्ति से कह दीजिए कि ये पीपल का वृक्ष है, इसके नीचे आप टॉयलेट कर दीजिए, वो कदापि नहीं करेगा, चाहे जितना बड़ा नास्तिक हो। जब आप जानते हैं कि भारत के अंदर आस्थाएं इतनी गहरी हैं, तो आप आस्था पर चोट करके अपनी राजनीति क्यों करना चाहते हैं? इसका मतलब है आप इन्हीं की पीठ पर खेलना चाहते हैं। आप भी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सरकार को या स्थानीय निकाय के चुनाव को नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि उसको लड़ने के लिए आपको दरवाजा दरवाजा खटखटाना होगा। कांग्रेस हमेशा स्थानीय मुद्दों पर चुनाव हो रही है और जनहित की बात करने का खामियाजा कांग्रेस भुगत चुकी है। अभी राजनीति की संस्था जो गई उसका रिजल्ट आपके सामने है। नहीं, ठीक बात है। आप पहले ये सीख तो ले। अनिल जी, हमारी बात सुन लीजिए। शर्मा जी, मैं आप ये गलती आप तो मान रहे, राहुल जी इस गलती को मान कहा रहे हैं। चलिए, ये मैं यार के लिए बेटी में ओजस रहा जी, कांग्रेस प्रवक्ता ने राहुल गांधी की गलती को स्वीकार किया, ये माना कि राहुल गांधी के किए का खामियाजा कांग्रेस भोग रही है। ये ब्रेकिंग न्यूज आप ले लीजिए श्रेया जी, कांग्रेस प्रवक्ता स्वीकार कर रहे हैं कि राहुल गांधी की गलतियों का नतीजा कांग्रेस भोग रही है। अब आप उसको डैमेज कंट्रोल मत करिए, जो आप बोल रहे हैं उसको रफू करने की कोशिश मत करिए। श्रेया जी ब्रेकिंग न्यूज को लीजिए, कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि राहुल गांधी की गलतियों का खामियाजा कांग्रेस भोग रही है। बुलाइए मत। अगर आपकी बात समाप्त हो गई हो शर्मा जी, तो माननीय शर्मा जी मेरी बात सुनिए। अगर आप स्थानीय निकाय के चुनाव तो अब बीत गए और ये बीत जाएंगे, अगले चुनाव के लिए अगर आपकी पार्टी को इनसे लड़ना है तो महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी, आर्थिक बदहाली, इन मुद्दों को लेकर के आपको दरवाजा दरवाजा खटखटाना होगा। मैंने इस स्थानीय निकाय के चुनाव में देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा बाकी किसी भी दल का कोई कार्यकर्ता आम आदमी के घर जाते हुए नहीं नजर आया कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत सी जगह तो लोगों ने बताया कि हम प्रत्याशी ही नहीं जानते हैं। मैं डालीबाग में रहता हूं, मैं गन्ना संस्थान में मतदान के लिए आया तो वहां मैंने कहा कांग्रेस के बस्ते पर मैं जा करके पर्ची ले लूं। पर्ची मेरे पास थी। मैं फिर कांग्रेस के बस्ते के बाद दूसरे के बस्ते में गया, वहां इतनी बद इंतजामी, बदहाली थी, क्योंकि कार्यकर्ता तो थे नहीं, वो पेडेड लोग थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बस्ते पर मुझको जरूर वर्कर दिखाई दिए और कुछ पेड लोग भी रहे होंगे, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता, लेकिन उनका जो आचरण था। और वहीं समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर गया तो समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर जो ये आरोप लगाया जाता है कि समाजवादी गुंडे, तो इसमें कोई दो राय नहीं, उनका आचरण ही गुंडागर्दी का है। अभी सत्ता में नहीं है, इसके बाद भी उनका आचरण इस तरीके का है, अहंकार से भरा हुआ आचरण है। तो इस अहंकार को त्याग करके आपको जनता जनार्दन के बीच में जाना होगा। आपकी स्थिति खराब नहीं है, आप 2 सीटों पर नहीं है लोकसभा में। ये लोग तो 2 सीटों से आज 300 के ऊपर का आंकड़ा छू करके बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? इसलिए कि इन्होंने दरवाजा दरवाजा खटखटाया है, अपने दल के किसी भी कार्यकर्ता को निकाला नहीं। मुझे याद है उत्तर प्रदेश विधानसभा में राज्यसभा का चुनाव हो रहा था। एक आपके माननीय विधायक थे बादशाह सिंह, उन्होंने कलराज मिश्रा को वोट नहीं किया और उन्होंने विरोधी कैंडिडेट को वोट कर दिया और इनकी पार्टी ने अंतिम समय तक उनको पार्टी से निष्कासित नहीं किया। कलराज मिश्रा का कहना था कि वह पार्टी का कार्यकर्ता है, बड़े मुश्किल में एक कार्यकर्ता तैयार किया जाता है, इसलिए उसकी एक गलती पर उसको पार्टी से अलग नहीं किया जा सकता है। आप लोगों ने क्या किया?
बताइए जरा कितने वृद्ध नेता थे। आपने अशोक सिंह के कहने पर, फलाने के कहने पर, उन नेताओं को, जो नेता आपकी पार्टी को कहीं न कहीं जागृत करते थे, भूधर नारायण मिश्रा जैसे लोगों को आपने पार्टी से बाहर कर दिया। वो किसी दूसरी पार्टी में तो नहीं गए, किसी दूसरी आखिरकार वो 4 लोग 5 लोग तो तैयार करते। आप गांधीवादी विचारधारा के लोगों को, और एक तरफ आप कहेंगे कि स्वतंत्रता आंदोलन के सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर आपका पेटेंट है, तो मैं कैसे मान लूंगा? मेरे पिता, मेरे बाबा, इनके बगल में बैठे हैं, इनके भी घर के लोग स्वतंत्रता आंदोलन में थे। सवाल ये है कि अगर आप वही पूंजी संजोए होते तो आज आपकी ये स्थिति नहीं थी। आपके यहाँ जो नेता तैयार हुए एनडी तिवारी के बाद, कोई भी चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश का ऐसा नहीं हुआ जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करता रहा हो। स्वतंत्रता का सा नहीं जानते थे लोग। और आप समझ लीजिए उसके बाद के जितने नेतृत्व आए वो सब केवल गणेश परिक्रमा करते हुए आए, जिसका दंश आज झेल रहे हैं। आज भी राहुल गांधी के कुर्ते में लटक करके सब लोग अपनी, शर्मा जी सुन लीजिए, आज भी लोग राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के कुर्ते में लटक करके इस बैतरणी को पार करना चाहते हैं, स्वयं का श्रम नहीं करना चाहते। और जब तक एक एक कांग्रेसी स्वयं का श्रम नहीं करेगा तब तक आप खड़े नहीं हो पाएंगे। मेरा समझना है कि उत्तर प्रदेश में तो नहीं है खड़े होंगे, बाकी दुनिया में कहीं खड़े। वो आदमी 350 किलोमीटर की यात्रा करता है, सब के सब उसके इर्द गिर्द फोटो खिंचाते हैं, लेकिन अपने क्षेत्र में एक घर में नहीं जाते हैं। मैं बहुत से कांग्रेसियों को जानता हूं। सवाल यह है कि आपको अपने दामन को भी देखना होगा, अपने श्रम को भी आगे बढ़ाना होगा, और आप केवल भाषण से ही काम नहीं चलेगा, आपको दरवाजा दरवाजा खटखटाना होगा। मेरा मानना है कि स्थानीय निकाय चुनाव में जो भी आपको मिले उससे आप सीख लेकर के आगे बढ़िए, और 24 के लोकसभा चुनाव तक के लिए आप अपना संगठन मजबूत करिए। रही बात स्थानीय निकाय चुनाव में जिस तरीके का धन बल, बाहुबल और जिस तरीके के उपक्रम प्रयोग किए जा रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। आपको कोई वोट न दे, लेकिन आप कम से कम ये तो कह सकते हैं कि पंडित नेहरू ने 1952 में कहा था, पांव पांव चलिए, गांव गांव चलिए, बूथ पर जाकर के वोट दीजिए। आप ये तो कह सकते थे। आपके 100 कार्यकर्ता थे, कम से कम पूरे लखनऊ में घूमते कि भाई कांग्रेस को वोट मत दीजिए, लेकिन मतदान स्थल तक जाइए, जिसकी मर्जी हो उसको वोट दीजिए। ठीक है, क्या आप ये भी अपील आह्वान नहीं कर सकते थे? लेकिन अब है क्या दुर्भाग्य है, सबको सत्ता चाहिए, और सत्ता से ही सेवा का धर्म बनता है उनका। जैसे लगता है कि क्या पूछना है, आखिरकार सत्ता में तो कुछ है कि सत्ता के बल पर ही सेवा का धर्म निभाना चाहते हैं लोग। क्यों? मैं सवाल छोड़ता हूँ। आपके पास 50 साल सत्ता रही, वो गांधी नेहरू परिवार 20 साल से सत्ता में नहीं है, आखिरकार क्यों आप उसके पीछे दौड़ रहे हैं? और उसी की बदनामी हो रही है। क्यों हो रही है बदनामी? जबकि वो सत्ता में नहीं है, किसी तीसरे आदमी को बना रहा। मनमोहन सिंह जैसे योग्य व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर बनाया, उसकी नीतियां इतनी बढ़िया थी, उन नीतियों से देश आगे चला। इसके बाद भी ये लोग उसको अपशब्द कहते हैं। क्यों? आपके पास संगठन नहीं जो इनकी बात का प्रतिवाद कर सके। आप संगठन की तरफ ध्यान नहीं दिए, आपको केवल सत्ता, गठजोड़ से सत्ता मिल जाए, संगठन रहे न रहे, कार्यकर्ता रहे न रहे, क्या लेना देना। तो आज आपकी हालत ये है जी। अनिल जी, दिन दूर नहीं है कि जब समाजवादी पार्टी भी इसी दशा में आ जाएगी। ठीक है मेरा अनिल जी, अभी आपने एक बड़ा सवाल पूछा है कि क्या किया। अनिल शर्मा जी, जवाब के साथ मुद्दे पे फाइनल कमेंट। स्नेहा जी, त्रिपाठी जी ने बहुत बढ़िया बातें कही है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये कौन सा चश्मा लगाए हुए हैं। मैं सम्मान करता हूं, बल्कि पत्रकार है। कांग्रेस के लोगों ने जनता के बीच में जाकर प्रचार किया। आपको चंद क्षेत्र में अगर नहीं मिला तो उसके लिए पूरी कांग्रेस दोषी नहीं है। हमने अपने क्षेत्र में निरंतर चुनाव प्रचार में सुबह से लेकर रात तक जनता के दरबार में गए, एक एक दरवाजा खटखटाया, लोगों के बीच में गए और जनता ने कांग्रेस को सराहा। जनता के बीच में हमने जो व्यवस्था है, मैं व्यवस्था बता दूं, पर्चियां बांटने का काम किया। 1 2 पर्चियां पहुंचाई प्रत्याशियों ने,
कांग्रेस जन विजय करवाते गए और उसका रिजल्ट ये है कि कांग्रेस के जो चुनाव प्रचार हुआ उससे भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ उन्हीं पार्टी के लोग, मैं आपको याद दिलाता हूं 1989 में जब कांग्रेस ने किसी को सिंबल नहीं दिया था तो एक सीट पर 30-30, 33-33 प्रत्याशी कांग्रेस गई थी और वोटों का बंटवारा हो गया, कांग्रेस चुनाव हार गई और आज वही स्थिति बीजेपी की पैदा हो गई है। कांग्रेस मजबूत हो रही है। संगठन की बात की जाए तो मैंने पहले भी बताया था, संगठन से जब कांग्रेस ने घर घर, नगर नगर, जगह जगह एक कदम जाकर लोगों को जुड़ने का काम किया। लोग कांग्रेस से जुड़े हैं और इस निकाय चुनाव में यह रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा कि स्थानीय चुनाव पर मुद्दों पर हम लोगों ने चुनाव लड़ा है और उसका रिजल्ट यह है कि सर्वाधिक सीटें कांग्रेस की होंगी। कांग्रेस का संगठन शुरू से मजबूत है और ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि बराबर कांग्रेसियों ने स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान किया है। कांग्रेस कार्यालय पर भी स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित होते हैं और हर जनपद में जी क्षेत्रवार कार्यक्रम आयोजित होते हैं। भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई सरोकार नहीं है और मैं कोई आरोप नहीं लगाऊंगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के स्वतंत्रता आंदोलन से कोई सरोकार नहीं है। केवल अपनी पीठ थपथपाने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, निकाय चुनाव है, जनता से अपील करना चाहेंगे कि स्थानीय मुद्दों पर जो भी व्यक्ति आपको अच्छा लगे, जो जनता की सेवा करना चाहता है, उसको आप वोट दीजिए। कांग्रेस ने हमेशा जनता के बीच में काम किया। जब से कांग्रेस की सरकार गई है हवाई बातें तो हुई है लेकिन क्षेत्र में गली मोहल्लों में काम नहीं हुए हैं। आज भी टूटी सड़कें, टूटे खरंजे, गलियों में बहता पानी, सलीधार सफाई नहीं हुई, घर घर पानी नहीं पहुंचा है। जनता समझे और कांग्रेस को वोट करे जिससे जनता का भला हो सके, जनता की सेवा हो सके। ठीक है। विवेक श्रीवास्तव जी, मुद्दे पे फाइनल कमेंट। देखिए स्नेहा जी, अनिल त्रिपाठी जी ने जिन बातों की ओर ध्यान खींचा, जी अनुभव में बातें सत्य हैं। मेरा स्वयं का आवास लखनऊ नगर निगम के अंतिम वार्ड के अंतिम किनारे पर है और अभी इन्होंने जब उस बात को कहा तो मेरा भी ध्यान उस ओर गया कि मेरे खुद के घर पे जो पर्ची आई वो केवल भारतीय जनता पार्टी की आई। किसी दल का या निर्दल भी कोई प्रत्याशी का कोई पर्चा, कोई कागज मेरे आवास तक नहीं पहुंचा और पूरी मेरी गली में नहीं पहुंचा। तो ये स्थिति है। ये कहीं न कहीं व्यवहारिक समस्याएं हैं। भारतीय जनता पार्टी हमारा जो संगठन है, हम ग्राउंड पे हैं। हम अगर कहते हैं तो मतशोक्त नहीं कहते कि हम 365 दिन 24 घंटे जनता के बीच में रहते हैं। हमारी बूथ तक पहुंच है और बूथ पे कितने मतदाता, उन मतदाताओं के घर घर हमारी पहुंच है। इस पहुंच का परिणाम, इस संवाद का ही परिणाम है कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमें लगातार प्राप्त होता रहता है और कहीं अगर कोई हमसे तुटनी होती है तो इस संवाद के चलते हम उस कमी को दूर भी कर लेते हैं। हमारे और मतदाताओं के बीच संवादहीनता की समस्या नहीं है। अन्य दलों के पास ये समस्या है और कहीं कहीं बहुत भारी समस्या है, जिस कारण से वो दल सिमटते चले जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम किया गया है, उद्योग लग रहे हैं, स्मार्ट सिटियां बन रही हैं, घर घर गैस पहुंच रही है, सड़कें चमाचम सुबह शाम दोनों मीटिंग हो रही है, बाजार चमक रहे हैं, डीप सीवर डाले जा रहे हैं, नगर की तमाम समस्याओं का निराकरण हो रहा है। इन कार्यों के बूते हमें पूरा विश्वास है कि जनता जनार्दन का इस अंतिम चरण में भी मतदान के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद मिलेगा और भाजपा का परचम सभी नगरीय निकायों में लहराएगा, प्रचंड बहुमत के साथ लहराएगा। ठीक है। अनिल त्रिपाठी जी, देखिए माननीय शर्मा जी ने अभी कहा कि मैं पता नहीं कौन सा चश्मा लगाए हूँ। ठीक बात है शर्मा जी, आपका अधिकार बनता है, मैं प्रतिवाद उस पर नहीं करूँगा जी। मेरा मानना है कि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का होना आवश्यक है और पूरे देश स्तर पर कांग्रेस ही मजबूत विपक्ष की भूमिका का निर्वाह कर सकती है। तो अगर आपको मजबूत विपक्ष बनना है
तो मजबूत विपक्ष के लिए मजबूत आचरण और मजबूत चरित्र होना चाहिए, उसका अभाव दिखता है। अगर आपके दो नेता मजबूत चरित्र वाले हो गए तो उससे पूरी पार्टी मजबूत चरित्र वाली नहीं मानी जाएगी। इसलिए आपको घर घर अपने कार्यकर्ता मजबूत चरित्र और मजबूत आचरण के बनाने होंगे। अगर आपका नगर निकाय चुनाव में कहीं भी प्रत्याशी जोरदारी से लड़ रहा है तो जनता उसको उसका फल देगी। और जिस जगह पर आपने आयातित प्रत्याशी या मौका पर प्रत्याशी खड़े किए हैं, अगर वहां जनता आपको नकारती है तो उससे आपको निराश होने की जरूरत नहीं है और जनता के बीच में निरंतर आपको लगे रहना है। वैसे जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में अभी भारतीय जनता पार्टी से लड़ते हुए तो केवल एक ही पार्टी दिखाई दे रही है, वो है समाजवादी पार्टी। और समाजवादी पार्टी अपना पूरा भविष्य स्थानीय निकाय के चुनाव में जिस तरीके से लगाए हुए हैं, वो भी अपने आप को देख लेगी कि उसको कितनी सीटें हासिल हुई हैं। उनका भी अहंकार जमीन में आ जाएगा। अहंकार से सत्ता नहीं मिलती है, सत्ता में आने के बाद अहंकार होना तो स्वाभाविक है, लेकिन बिना सत्ता के अहंकार वो आपके विनाश का और कारण है। मेरा मानना है, मैं तो जरूर गांधीवादी आंदोलन के लोगों के घर में पैदा हुआ हूं, लेकिन संपूर्ण क्रांति के प्रणेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण की इमरजेंसी जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने लगाया था, उस इमरजेंसी का जेल यात्री हूं। मैंने कभी श्रीमती इंदिरा गांधी की उन नीतियों का जरूर विरोध किया था इमरजेंसी लगाने का। वर्तमान में हालत इमरजेंसी से भी खतरनाक है, लेकिन उससे लड़ेगा कौन? लड़ने के लिए आपको संगठन चाहिए, विचारधारा का संगठन चाहिए। वो संगठन न आपके पास है न समाजवादी पार्टी के पास है। तो इनका जो हिंदुत्व का झंडा है उसको जनता ग्राह कर रही है और उसी के रास्ते पर देश चल रहा है। जैसे आपके साथ देश ने 50 साल की यात्रा की है, तो इनके साथ भी आगे करेगा यात्रा। इसमें नाराज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी, फिलहाल हमारी चर्चा में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से बता दें कि नगर निकाय चुनाव 2023 के दूसरे चरण का चुनाव 11 मई को होगा और 13 मई को नतीजे आएंगे। ये चुनाव 7 नगर निगम 590 नगर निगम वार्डों पर कराया जा रहा है। साथ ही 95 अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, 2551 सदस्य नगर पालिका परिषद वार्ड, 268 अध्यक्ष नगर पंचायत एवं 3495 सदस्य नगर पंचायत पद पर चुनाव होगा। कुल 370 निकायों और 6636 वार्डों में 7006 पदों पर यह निर्वाचन कराया जा रहा है। मतदाता अपने मत का प्रयोग करें, इंडिया वॉच की पूरी टीम आपसे यही अपील करती है। फिलहाल ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा परिचर्चा देखने के लिए बने रहें इंडिया वॉच के साथ।